डियर स्टूडेंट्स, एक और अभी जैसे टॉपिक हमने इच्छा किया था, संसाधन किसे कहते हैं, संसाधनों के प्रकार बताएं। तो उन्हीं में से एक संसाधन है, आगे जैसे कि नेक्स्ट चैप्टर जो बढ़ेगा उसमें जैव संसाधन और अजैव संसाधन उनका अलग अलग से वर्णन किया जाएगा। और कुछ संसाधन हैं जिनमें उनका अलग अलग से एक एक करके है जो पूरा विवरण है जो आप लोग इसमें सिलेबस में पढ़ेंगे। तो उसमें एक संसाधन है जो पहले भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ, जैसे वन है, किसे कहते हैं, वनों के लाभ क्या है, किस प्रकार का है। तो आसान सा है, मैं उसको आज करवा रहा हूँ। वन संसाधन, वन कितने प्रकार के हैं, जिस प्रकार से हमने भारत में पढ़े हैं पिछली बार, तो अब वर्ल्ड लेवल पर पढ़ा जाएगा, क्योंकि ह्यूमन ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं तो उसको विश्व स्तर पर जो देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से वन के प्रकार वही है। ठीक है, ज़्यादातर मिलते जुलते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग उसको बांटा गया है। तो वन संसाधन आज हम पढ़ रहे हैं। तो उसमें से सबसे पहला जो है वन संसाधन, क्यों? क्योंकि प्राकृतिक वनस्पति जितनी भी है हमारे मानव के लिए प्रयोग हो रही है, तो इसलिए उनको फिर हम क्या कहते हैं, वन संसाधन। क्वेश्चन ये आएगा, वन संसाधन किसे कहते हैं, कितने प्रकार के हैं, वर्णन करें। 8 नंबर का क्वेश्चन आसान सा है, यदि मिल जाए तो आपको। तो सबसे पहले जो इनका प्रकार में यदि देखें तो पहले प्रकार के जो वन है वो है विषुवतीय वन, या फिर इसको आप लोग दूसरा नाम दे सकते हो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, या फिर तीसरा आप नाम इसका दे सकते हो भूमध्य रेखीय वन, या चौथा आप नाम दे सकते हो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन, या फिर इसको वन कहते हैं सैलवा वन, सैलवा। ठीक, तो कई नाम हैं, उन नामों से इनको जाना जाता है। इनकी विशेषता, अब इन वनों के बारे में यदि आप लोग बताओगे, नाम बता दोगे, उसके बाद बात आएगी इनकी विशेषता, क्या क्या विशेषता है। इन दिनों में आप लोग देखो, ये भूमध्य रेखीय विषुवतीय बोल देते हैं, तो भूमध्य रेखा जहां से गुजरती है आप लोगों को पता है वहां पर क्या होता है, वहां पर वेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण की दर अच्छी होती है। और जहां से भूमध्य रेखा गुजरती है ज्यादातर क्या है, सागर के या महासागरों का जो पार्ट है उससे होकर गुजरती है, यानी कि उसके आसपास जलराशि बहुत है। दूसरा, वहां पर तापमान अच्छा प्राप्त होता है, क्योंकि पूरे साल के दौरान जो सूर्य का प्रकाश है जो अच्छी मात्रा में 90 डिग्री पर है जो वहां पर कई दिनों तक जो रहता है, जिसके कारण वहां पर पानी का वाष्पीकरण होता है और वर्षा होती रहती है। तो इस प्रकार के वनों को इसलिए भूमध्य रेखीय या विषुवतीय या फिर आर्द्र वन, उष्ण कटिबंधीय इसलिए बोलते हैं क्योंकि गर्मी वहां पर ज्यादा होती है। तो इस प्रकार के वन जो होते हैं, तो खास विशेषता होगी यहाँ पर जो वर्षा होती है वो पूरा दिन होती रहती है कई बार तो। ठीक है, तो इसलिए ये वर्षा वन भी है जो बोले जाते हैं। और दूसरा क्या, आप लोगों ने देखा होगा भाई, हम जब हमारे यदि इस प्रकार का जो एरिया है, जैसे भारत जिस कॉन्टिनेंट में हम एशिया महाद्वीप में है, तो वहाँ की जो जलवायु आपने पता मानसूनी जलवायु है। एक मौसम में वर्षा होती है और उस दौरान देखो काफी सारी प्राकृतिक वनस्पतियां जो उगती है अपने आप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कंडीशन फेवरेबल है, उचित है, या उनके लिए लाभप्रद है पौधों के लिए, वनस्पतियों के लिए, क्योंकि यहाँ पर हर समय जो वर्षा रहती है, आर्द्रता भी रहती है, अच्छी उपजाऊ मिट्टी है, इसलिए यहाँ पर अनेक प्रकार के विविध प्रकार के वृक्ष जो यहाँ पर पाए जाते हैं, वनस्पतियां जो पाई जाती है, उन वनस्पतियों में बड़े बड़े वृक्ष भी हैं, छोटे वृक्ष भी है, झाड़ियां भी हैं और लताएं भी हैं। ठीक है, और इनमें क्या होता है, विभिन्नता ज्यादा होने के कारण और संख्या ज्यादा होने के कारण एक कंपटीशन होता है, एक प्रतियोगिता होती है। प्रतियोगिता कैसी, प्रतियोगिता कैसी भाई, सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करने की, और इसलिए ये इनकी ग्रोथ है जो बड़ी हो जाती है, इसलिए इनकी जो लंबाई है 70 से लेकर 100 मीटर तक है जो बढ़ जाती है। ठीक है, ये इनकी खास विशेषता होती है। अधिक वर्षा, अनेक प्रकार की वैरायटीज पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है, और लंबाई ज्यादा होती है। और नीचे है जो बहुत कम है जो छोटे वृक्ष होते हैं, ऊपर ज्यादा बड़े होते हैं, और एक कनोपी टाइप में जो बन जाती है इस प्रकार से। ठीक है, और सूर्य का प्रकाश है जो नीचे तक है जो ये नहीं आने देते। क्यों नहीं आने देते, बढ़ते ऊपर है, जिसके कारण जो ऊपर एक छत की भांति है जो बन जाती है, उसको कनोपी टाइप जो उसको बोल देते हैं। कहाँ पाए जाते हैं आप लोगों ने लिखना पड़ेगा, इसकी विशेषता ये आ गई। इसके बाद फिर कहाँ पाए जाएंगे, कहाँ पाए जाएंगे, भूमध्य रेखा जहां से जिन देशों से होकर गुजरती है, आप लोग मानचित्र से देख ले तो वहां से। अब भारत में देखें 8 डिग्री 4 मिनट है, उसके आसपास अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, पश्चिमी घाट है पूरा हमारा, और असम, उसमें क्योंकि जो मेघालय और असम उसका एरिया है, वहाँ पर भी हमारे अच्छी वर्षा जो संसार की सबसे ज़्यादा वर्षा जो मौसम राम आप लोगों को पता है, तो वहाँ पर होती है। तो इस प्रकार के वृक्ष जो वहाँ पर भारत की स्थिति में हो गया। इस प्रकार से दक्षिण पूर्वी
पूर्वी एशिया जो आप लोग देखोगे, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, श्रीलंका, ये देश सारे के सारे आते हैं। इसी प्रकार से अमेजन नदी का बेसिन पूरा पूरा, इसी प्रकार से वहाँ पर क्या नाम है, जो नील नदी है उसका है, और नाइजर नदी है उसका बेसिन है। तो वो क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है और भूमध्य रेखा वहाँ से गुजरती है। तो इसका अनुमान लगाकर आप लोग ये लिख सकते हो भाई, इस प्रकार की कंडीशन है जो वहाँ पर पाई जाती है और इन देशों में जो पाती है। इसके बाद कुछ वृक्षों के नाम जो लिखने हैं आप लोग, वहाँ पर कौन कौन सी जाति वाले, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि महोगनी, महोगनी, एबोनी, रोजवुड, रोजवुड, ठीक है। ये 2-3 नाम है जो जरूर आप लोगों ने लिखने हैं। विश्वसनीय वन या भूमध्य रेखीय वन, ये खास विशेषता इसकी होगी। इसके बाद दूसरा वन है, देखो मानसूनी वन। इसको ये क्या था, सदाबहार, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नाम बोला था इसका साथ। यहाँ पर इसको मानसूनी वन, साथ में इसको लिखते हैं उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन भी बोल देते हैं, पतझड़। अब 2 शब्द आ गए, एक तो सदाबहार आ गया और एक हो गया पतझड़। दोनों में आप लोगों ने अंतर पता ही है। सदाबहार ये नहीं है एक ही वृक्ष पूरे साल के दौरान जो हरा भरा है, नहीं, ऐसा नहीं है। विभिन्नता ज्यादा होने के कारण, वृक्ष ज्यादा होने के कारण हर एक मौसम में कोई ना कोई पौधा जो पत्ते गिराता रहता है और कुछ पौधे जो हरे भरे रहते हैं, इसलिए पूरा पूरा वन है जो वो हरा भरा दिखता है, इसलिए इसको सदाबहार है जो बोलते हैं। पत्ते जरूर गिराते हैं पौधे, उनका अलग लक्षण होता है, इसलिए क्यों, विभिन्नता अलग होती है। इसी प्रकार से यहाँ पर जब बात करते हैं मानसूनी वन या फिर उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, यहाँ पर क्या होता है, सारे के सारे वृक्ष, जैसे भारतीय जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें क्या होता है, एक विशेष मौसमों से पत्ते गिराते हैं, जैसे जनवरी में पत्ते गिराते हैं और उसके बाद फरवरी उसमें मार्च में पत्ते आना शुरू हो जाते हैं और पूरा साल भर पत्ते रहते हैं। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, पतझड़ वन है जो बोलते हैं, एक साथ सभी गिराते हैं। तो इस प्रकार से इसको अंतर आप लोगों को पता ही था, मैंने थोड़ा दोबारा से इसको बताने का काम किया। तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन भी कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वर्षा बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पर वर्षा 100 से लेकर 250 सेंटीमीटर तक होती है भाई, किसमें, मानसूनी वन या फिर जो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। इनकी विशेषता आप लोग भारत में जो वन है, उत्तर भारत की कंडीशन आप लोग देख लो, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा में देख लो आप लोग किस प्रकार के, वो सारे की सारी कंडीशन है जो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो, वो सारे इसमें बातें सुनते हो। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कि वृक्ष की जो लंबाई है वो 70 से 100 है, लेकिन यहाँ पर 30 से 40 मुश्किल से, ठीक है, वो मिलेगी, इससे भी कम मिलेगी कई बार, ठीक है। तो और ज्यादातर जो प्रयोग होने वाले हैं, जहां पर एक कठोर लकड़ी के हैं, कठोर लकड़ी है यहाँ पर, क्यों, कंडीशन भी कठोर है, क्यों, वर्षा होती रहती है, मौसम आर्द्र रहता है, यहाँ पर जहरीले जीव बहुत ज्यादा इन्होंने में पाए जाते हैं, जो मैं विशेषता भूमध्य रेखा की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए कठोर लकड़ी है यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा, कंडीशन कठोर होने के कारण लकड़ी भी कठोर बनी, क्योंकि आपको पता है भी कोई भी जीव या वनस्पति अपनी विपरीत परिस्थितियों में जब ढलने के लिए काम करती है तो वो खुद अपने आप को कठोर बनाती है, वो कंडीशन यहाँ पर लागू होती है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मुलायम लकड़ी है, इसका प्रयोग है जो मनुष्य जो ज्यादातर कर सकता है, ठीक है ना। तो 100 से 250 सेंटीमीटर वर्षा, थोड़ी लंबाई कम होती है और मुलायम होता है, और यहाँ पर अनेक विभिन्नता वाले मानव के उपयोग होने वाले जो वन इसमें आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद है जो इसमें वृक्ष कौन कौन से होते हैं, ये लिख दोगे आप लोग, शीशम है, किक्कर, जो भी है अपने आसपास जो आम है, जामुन है, इस प्रकार के नाम जो इसमें लिखा जा सकता है। इसमें कोई बड़ी ज्यादा बड़ी बात है जो नहीं होती, ठीक है। अक्षेत्र के नाम आप लोग होता है भारत, पाकिस्तान में जितने भी सब कॉन्टिनेंट आप लोग ये लिख सकते हो, भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में, वो सारे सारे इसमें आ जाएंगे। इसके बाद बात आती है शीतोष्ण कटिबंधीय, यहाँ से इसको एक बार साफ कर देता हूँ। नेक्स्ट है तीसरा हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, यहाँ से इसका नोट करूंगा मैं। ये आप लोगों ने पढ़ा था जैसे शीतोष्ण कटिबंध, एक मैंने डायग्राम बनवाया था आप लोगों को, 0 डिग्री था, ये मान लिया 30 डिग्री है, 23.5 डिग्री मान लेते हैं कर्क का, और ये 23.5 डिग्री, ठीक। एक तो ये विभाजन क्या था, और एक विभाजन मैंने आप लोगों को बताया जो तापमान से संबंधित जो कटिबंध थे उनको बढ़ाने के लिए किया था, जैसे कि 30 डिग्री, 43 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, 43 डिग्री, एक 60 डिग्री पर किया था ये, ठीक है ना, उनको कटिबंध को बढ़ाने के लिए, ठीक है। ये जो हमारा ज्यादातर था ये उष्ण कटिबंध था, उष्ण कटिबंध था, ये कुछ हमारा शीतोष्ण कटिबंध है, ठीक है, 60 तक,
पूरा 60 तक आएगा ये। ठीक है, 45 मैंने इसलिए किया है क्योंकि जो दो प्रकार के वन हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार और शीतोष्ण कटिबंधीय पतझड़, उनके लिए आप लोगों को समझाने की आसानी हो जाएगी। क्योंकि जो ये वन जो पाए जाते हैं सदाबहार वन, ये पाए जाते हैं 30 से लेकर 45 तक, और जो वो है पतझड़ वन है जो वो पाए जाते हैं 30 से लेकर 60 तक पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इसको दोनों गोलार्धों में जो रखा है 2 2 7। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट जो बचेगा हमारा 90 डिग्री पर, ये शीत कटिबंध वाले हैं, जो जहां पर टुंड्रा टाइप जलवायु जो पाई जाती है, तो वहां पर उस प्रकार के वन जो वो पाए जाते हैं। तो शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार जलवायु, इनकी जो कंडीशन है 30 से 45 डिग्री दोनों गोलार्धों में जो ये वन है जो पाए जाते हैं, ज्यादातर पाए जाते हैं उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, इनकी कंडीशन क्या है, वही सदाबहार है। यहाँ पर वर्षा होती रहती है। मैंने उसमें तीसरे सेमेस्टर में आप लोगों को बताया था वे, जैसे कि जो कुछ पौने हैं इस क्षेत्र में उतरती है और वाष्पीकरण इस क्षेत्र से होकर यहाँ पर चलाता है, जिसके कारण वर्षा यहाँ पर ज्यादा होती है। तो उसके कारण से क्या हो गया, ये वन है जो इनको अच्छी मात्रा में जो नमी की मात्रा जो उपलब्धता होती रहती है और कई मौसमों में वर्षा होती है, जिसके कारण जो विभिन्नता वनों की जो यहाँ पर भी पाई जाती है। इसलिए क्या होता है, सदाबहार होते हैं। ये भी एक समय अपने पत्ते नहीं गिराते, अलग अलग मौसम में गिराते हैं, इसलिए ये हरे भरे दिखाई देते हैं। कटिबंध कौन सा है, शीतोष्ण कटिबंध है, क्योंकि यहाँ पर क्या है थोड़ी गर्मी भी है लेकिन शीत भी है। ठीक है, इसलिए शीतोष्ण कटिबंध है जो इसको बोल देते हैं। ये जो वन है इनकी लकड़ी भी क्या होती है, कठोर होती है, क्योंकि यहाँ पर भी इनकी परिस्थिति है जो ज्यादा थोड़ी सी कठिन सी है, इसलिए इनको कठोर लकड़ी के वन भी बोल देते हैं। ज्यादा मानव के प्रयोग नहीं आती, क्यों, कठोर होने के कारण। ठीक है, इसके बाद जो इस क्षेत्र में जो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनका नाम इसमें लिखते हो, अमेरिका, कनाडा, उनका नाम इसमें आप लोग लिख सकते हो, वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। इसमें कुछ वनों के नाम हैं, सॉरी जो पौधों के नाम हैं उसमें आप लोग लिख सकते हो, जैसे कि कठोर लकड़ी जो 30 से 45 वाले में सारे के सारे जितने, एक और है इसको अलग नाम से क्या होता है, भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय तुल्य जलवायु, तुल्य जो वन बोल सकते हैं, तुल्य तो बराबर, उसके बराबर भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागर है। ठीक है, उसके आसपास के कंट्रीज हैं इसी अक्षांश में आते हैं। तो इनमें ज्यादातर क्या होता है, जो सिट्रस विटामिन सी से संबंधित जितने भी पौधे हैं वो इसमें आते हैं। ठीक है, भूमध्य सागर के आसपास इस प्रकार की कंडीशन है वहां पर। तो उसमें सारे के सारे नींबू प्रजाति के जितने भी, नींबू है, संतरा है, ठीक है, नारंगी है, अंगूर है, नार है, नाशपाती है, शहतूत है, ये पौधे हैं जो वहां पर पाए जाते हैं। इस प्रकार से इनको जो, और जितने भी यूरोपियन कंट्रीज मैंने बता दिया था आप लोगों को, स्पेन है, पुर्तगाल है, दक्षिणी फ्रांस, इटली, यूगोस्लाविया, ग्रीस, बुल्गारिया, टर्की, इजराइल, ईसाइया, सीरिया, ये सारे सारे कुछ कंट्रीज है जो ये आ जाते हैं। इनका नाम करना चाहो आप लोग इसमें रख देंगे। इसी प्रकार से चौथा है शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन, ये वाला। ठीक है, इसका जिक्र करते हैं। इसमें क्या आएगा, ये 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक, लेकिन लकड़ी क्या है, मुलायम है। ठीक है, और इसमें जो लकड़ी काटने वाले जब ठंड हो जाती है, बर्फ पड़ने से हो जाती है, खासकर साइबेरियन कंट्रीज, कनाडा, अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज में जब बर्फ पड़ना शुरू हो जाती है तो लोग वहां पर लकड़ी काटते हैं, उनको लंबर जैक बोल देते हैं, लंबर जैक बोल देते हैं। ठीक है, लकड़ी काटने वाले को लंबर जैक बोल देते हैं। तो वहां पर अच्छा व्यवसाय है उनके लिए, क्योंकि सर्दी में उनके पास और कोई काम नहीं होता, तो लकड़ी काटने का काम जो वो करते हैं, और मुलायम लकड़ी होती है, एक ही समय पर पत्ते गिराते हैं। ये खास विशेषता, क्योंकि ये पतझड़ वन है इसलिए इसका नामकरण जो ये कर दिया गया है। और इसमें जो पौधे होते हैं वो पौधे हैं जो ज्यादातर ओक, एस, एलम, बीच, चेस्टनट, बर्च, मेपिल, एम्पेन, वॉलनट, पॉपुलर, ये इसमें आ जाते हैं। और इसमें कौन कौन से, चीन, जापान, कोरिया, मंचूरिया, दक्षिण साइबेरिया, ये सारे सारे कंट्रीज है जो इसमें आ जाते हैं। और सारे के सारे कनाडा, सेंट्रल और स्पेनिश बेसिन, ये कुछ इसमें आ जाते हैं भाई। इसका नामकरण जिसमें आ जाएगा, एक लास्ट बच गया आपका, वो हो जाता है कोणधारी वन या फिर टुंड्रा वन जिसको बोल देते हैं। 5वां कोणधारी वन या फिर टुंड्रा वन, 5वां प्रकार है जो वनों का वो आ जाता है इसमें। ये सारा का सारा जो लास्ट ऊपर जो सी कटिबंध वाला क्षेत्र बच गया, जहां पर बर्फ या फिर ठंड ज्यादा रहती है, उन क्षेत्रों में होगा। देखा होगा कौन टाइप, मतलब जो कौन
किसका, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार की कंडीशन होती है। क्यों, बर्फ गिरती है तो इसलिए उसको अपने आप बचाने के लिए, ठीक है, वो इस प्रकार की कंडीशन रहती है। और इनके खासकर इनके जो फल भी होते हैं ना वो भी कोन टाइप होते हैं, वो भी कोन टाइप होते हैं, इसलिए इनका नामकरण जो कोणधारी वन या टुंड्रा वन या जैसे ज़्यादा ठंड वाले वन इस प्रकार से जो बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन है जो बहुत ज़्यादा विपरीत इनके लिए होती है, ठीक है। और बहुत कम संख्या में है, यहाँ पर बर्फ ज़्यादा पड़ती है। और दूसरा है जो ये अक्षांशीय वितरण यदि दिखा दे तो लगभग 50 से लेकर 70 डिग्री अक्षांश के ऊपर जो मिलती है, और ज़्यादातर उत्तरी गोलार्ध में ही देखने को मिलते हैं। मुलायम होते हैं ये भी, ज़्यादा इसमें कोई नहीं थी। चीड़, कैल, देवधर, सप्रूस फर, सिल्वर फर, डगलस फर, ब्लू पाइन, लॉर्स, गनेर, ये वृक्ष इसमें देखने को मिलते हैं। दक्षिण यदि आप लोग गोलार्ध में देखें तो उसमें न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया उसमें भी ये वन जो पाए जाते हैं, और इन वनों की भी ऊंचाई जो लगभग 30 मीटर के लगभग है जो वो पाई जाती है। ये खास विशेषता है क्योंकि भाई ये कुछ वनों के संसाधनों के प्रकार बताए। एक और छोटा सा मैं थोड़ा 2 मिनट और लूँगा आपका, क्योंकि कई बार आता है वनों के लाभ, वनों के लाभ, वनों के लाभ। अब वनों के लाभ वो आप लोग देखा होगा, वैसे लकड़ी प्राप्त होती है, फल प्राप्त होता है, उसमें आप लोगों को पहले भी मैंने बताया था, थोड़ा सा हेडिंग वगैरह बना के जो आप लोगों ने लिखना है। जिस प्रकार से 2 प्रकार से लाभ होते हैं हमें, तो एक तो होता है प्रत्यक्ष और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष, ठीक है। इसमें यही अंतर है, ज़्यादा इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। प्रत्यक्ष में क्या है, जो सीधा हम जिस रूप में इसको प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि प्रत्यक्ष में जैसे फल दे दिया हमने, या फिर और कुछ वस्त्र के लिए हो गया, जैसे पहला भोजन के लिए। अब भोजन के लिए क्या क्या चाहिए, ठीक है, वनों से हमें भोजन के लिए क्या क्या चाहिए, ठीक है, वो सारे इसमें आ जाएंगे। फिर उसके बाद वस्त्र के लिए क्या क्या चाहिए, ठीक है, ये प्रत्यक्ष लाभ है। इसी प्रकार से भोजन, वस्त्र, औद्योगिक कच्चा माल, जड़ी बूटियाँ, ईंधन के लिए लकड़ी, पशुओं के लिए चारा, आजीविका, ये सारे के सारे क्या हो जाएगा, इनके मैं नाम लिख भी देता हूँ, एक बार आप लोगों को ध्यान भी आ जाएगा। भोजन, वस्त्र, कच्चा माल उद्योगों के लिए, ठीक है, जड़ी बूटी में, ठीक है, और इसके अलावा जो ईंधन के लिए लकड़ी में, लकड़ी के लिए भी सीधा भी ये भी प्रत्यक्ष है। इसी प्रकार से पशुओं के लिए चारा में, और इसी प्रकार से जो आजीविका सिद्धि में, आजीविका कैसे वनों के आसपास जो लोग जो रहते हैं वहाँ से किसी भी रूप में जो वहाँ से कुछ ना कुछ लेते हैं, और वो फिर सीधा किसको बाजार में जाकर बेचते हैं, लकड़ी है या कंदमूल है, फल है, इस प्रकार का, ठीक है, वो सारा इसमें आ जाता है। तो वो प्रत्यक्ष है सीधा, तो प्रत्यक्ष लाभ है। अब भोजन के बारे में देखो क्या क्या मिलता है, वस्त्र के बारे में, कच्चा माल के बारे में, सारा अलग अलग विवरण है जो आप लोगों ने देखे। अप्रत्यक्ष में क्या हो जाएगा, जैसे हमारी जो जलवायु के लिए काफी होता है, क्योंकि वनों को क्या कहते हैं, पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। क्या कहता है, पृथ्वी के फेफड़े भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, आजकल जैसे कोरोना वायरस में ऑक्सीजन की कमी है, क्यों कमी है, क्योंकि पृथ्वी पर जो मानव है वो बड़ा ही एक अपने खुद की सोचने वाला है, जो बढ़ गया है। उसने पृथ्वी के ऊपर जो वनस्पति थी या जो संसाधन थे उनका विनाश बहुत किया, और जिसके कारण आज विपरीत परिस्थितियों में देखने को मिल रहा है। उसको ऑक्सीजन की आपूर्ति जो बहुत कम मात्रा में हो रही है, उसी का कारण है। बहुत सारे उद्योग धंधे हैं या बहुत सारे जो वनों की कटाई है, उसका एक प्रमुख कारण माना जा सकता है। तो पृथ्वी के फेफड़े जो बोला जाता है वनों को, तो अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि सीधा हमें दिखता नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हम कह सकते हैं इसका बड़ा लाभ है जो माना जाएगा जलवायु के लिए, ठीक है। दूसरा मृदा अपरदन है भाई, मृदा अपरदन उसको रोकने के लिए, क्यों, वो जड़ें हैं जो उसको मिट्टी को बांधे रखती हैं, जिसके कारण जो यदि वर्षा आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, उसको रोकने का काम है जो वो करता है। इसी प्रकार से जैसे कि ग्रीन बेल्ट है हमने राजस्थान में लगा रखी है मरुस्थल को रोकने के लिए, मरुस्थल को रोकने के लिए, जो मरुस्थलीय भाग है उसको रोकने के लिए, ठीक है ना, मरुस्थल को रोकना, ग्रीन बेल्ट लगा देते हैं। क्या वायु आ रही है, साथ में रेत वगैरह जो लेकर आती है, तो वहीं पर उसके सैंडल्स जो रेत के टीले ऐसे बढ़ जाते हैं, आगे नहीं बढ़ता, जिसके कारण जो हमारी अन्य जो भूमि है या जो और भी रिहायशी क्षेत्र है उससे बच जाता है। इसी प्रकार से मिट्टी की उर्वरता भी देखा होगा, ह्यूमस वगैरह जो उससे प्राप्त होती है, मिट्टी की उर्वरता वो बढ़ाने का काम जो वो करता है। ये भी लंबा टर्म है, अप्रत्यक्ष रूप से है, मानव को सीधा पता नहीं चलता, लेकिन उसको
बढ़ाने का काम है जो वो करता है। इसी प्रकार से कोई बाढ़ आ गई उसको रोकने, इसी में आ जाए बाढ़ों से रोकथाम, क्यों? क्योंकि उसकी गति है जो पानी की वो कम कर देगा। इसी प्रकार से प्रदूषण में सबसे मेन अभी बात चल रही है अपनी प्रदूषण को कम करता है भाई, ठीक है। ऑक्सीजन की आपूर्ति अच्छी करता है और बहुत सारे पौधे हैं हमें अच्छी जीवनदायिनी गैस वो दे रहे हैं। इसके साथ साथ आपको पता है प्रत्यक्ष रूप से वो है, अप्रत्यक्ष रूप से ये आप लोग लिख सकते हो, तो इसमें मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। तो कई बार आ जाता है आप लोगों का लक वो काम करेगा, कितना आप लोग के काम आए हुए हैं वो डिपेंड करता है जो एग्जामिनर आप लोगों को क्वेश्चन देगा। तो इतना ही है, वन संसाधन हो गए, कितने प्रकार के हैं और लाभ, ठीक है। थैंक यू।